नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम आप जो बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे। जो हमारा अगला टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या देखना है। जैसा कि आप सभी उस दिन ओयूल्स के बारे में पढ़ चुके थे, ओयूल्स की संरचना क्या होती है उसके बारे में आप हमसे जान चुके थे। अब यहाँ आप देखें दोस्तों, अगले बेसिस पे जो आपको हमें देखना था वो क्या है, परागण से निषेचन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि कैसे पॉलिनेशन हो रहा है और पॉलिनेशन के बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इस वर्ल्ड में पाया जाने वाला एक डोमिनेंट वैरायटी है प्लांट की या कम्युनिटी है प्लांट की। इस वजह से दोस्तों इनका जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ साइकिल है वह भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इनमें अब तक आपने यह समझा था कि ओयूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीजांड जिसे आप कहते हैं। अब यहां बात आती है परागण से निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन फ्रॉम पॉलिनेशन, यानी जो पॉलिनेशन वाला मैटर है यानी पॉलिनेशन होना है उससे फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, आपने देखा था उस दिन दोस्तों कि स्पोर जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता था तो यहाँ मॉइस्चर, नमी वगैरह अवशोषित करने के साथ दोस्तों इसका जो एंजाइम्स है अंदर वाले पोर्शन में वो एक्टिवेट हो जाता था और एक्टिवेट होने के बाद ये पॉलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म आउट करता था। और यहां तक आपसे चर्चा हुई थी। और एक चीज और, यह एंथर वाला जो हिस्सा था, ध्यान दीजिएगा, एंथर वाला हिस्सा, यहां से जब स्पोर यहां ले जाते थे तो एंथर वाले हिस्से से यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वहां तक जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा था उसी प्रोसेस को आप यहां क्या कह रहे थे, पॉलिनेशन या दोस्तों परागण कह रहे थे। ठीक है, तो अब परागण वाली बात तो आप समझ गए, यहां तक आपसे चर्चा भी हुई थी। अब अगला जो मैटर है वो है फर्टिलाइजेशन का। थोड़ा सा दोस्तों देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको फर्टिलाइजेशन में मिलने वाली है और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन और ट्रिपल संलयन जो होता है इसके बारे में यहां दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए ये आपका मान लीजिए दोस्तों यह स्ट्रक्चर आपका है। यहां आप जानते हैं क्या है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का हिस्सा है जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं। अब इस स्टिग्मा वाले भाग पे जैसा हमने आपसे कहा कि स्पोर यहां पहुंचा है जिसे आप पॉलन स्पोर या परागकण कहते हैं। परागकण, थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, यह पराग जो कण है इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। इस वजह से इस डायग्राम में देखिए कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ ग्रो अप करते हुए आपको दिखाई देंगे या जर्मिनेट करते हुए दिखाई देंगे। इनमें से लेकिन एक जो है
पॉलन ट्यूब देखिए इस रास्ते, यहां देखो डायग्राम में दिखाया गया है दोस्तों, यहां देखिए ये मूव आउट करके एंट्री कर रही है। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। थोड़ा सा यहां देखेंगे, आप देखेंगे ये एक तरह से अंदर वाला पोर्शन ओव्यूल वाला हमने एक रफ आइडिया आपको दिया है। आपको यहाँ आउटर और इनर दोनों इंटीगुमेंट भी हमने दिखा दिया है। ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, चैलेजल रीजन हो गया, ऐसा भी आपको यहाँ दिखा दिया गया है। अब थोड़ा सा समझते हैं पॉलन ट्यूब के ग्रो अप करने की। जैसा कि हमने दोस्तों कहा, यहाँ ये जो पॉलन ट्यूब है ये जर्मिनेट करेगी, और कैसे जर्मिनेट करेगी? मॉइस्चर लेकर के, नमी लेकर के एनवायरमेंट का चिपचिपा, क्योंकि यहाँ जो है वर्तिकाग्र पर प्रभाव होता है तो वहाँ उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, और यह जो है जो उसके अंदर यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के साथ ही मेरे दोस्तों होगा क्या कि जो पॉलन ट्यूब है वह ग्रो अप करना शुरू कर देगी, और वही ग्रो अप करते हुए यह आगे बढ़ेगी। अब देखिएगा इसके इस हिस्से से, किनारे से यहां आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है यहां से एंट्री मिल रही है, यहां से इसको एंट्री मिल रही है। आप जानते हैं ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है। अगर माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंट्री मिलती है इसको क्या कहते हैं? इसको पोरोगैमी के बेसिस पे जानते हैं। यहां यह भी आपसे पूछा जाता है, ये हम आपको आगे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए यहां अगर हम बात करें कि जो हम समझने वाले थे, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके यहां तक पहुंचा। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देखते हैं कि जर्मिनेट करने के बाद जो बीच वाला हिस्सा है, क्योंकि एक ही कलर यूज हो रहा है इस वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से इरेज कर रहे हैं दोस्तों। अब अंदर वाला जो है जिसे आप एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, भ्रूण कोश, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक है ना, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। ध्यान दीजिएगा जो एम्ब्रियो सैक वाला मैटर है उसमें एंट्री होनी है, और यहां 3, यहां 3, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, इनकी प्रेजेंस होती है। थोड़ा सा इनका नाम देख लीजिए। अब जब परागकण की हम बात करेंगे तो यह देखिए, यह जो सेल होती हैं इनको हिंदी में प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, या इन्हीं को क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल मेरे दोस्तों कहते हैं। यहां देखेंगे दोस्तों अंड कोशिका ये बीच में है, अंड कोशा या कोशिका, जिसे आप क्या कह सकते हैं? एग। और 2 ये सेल किनारे किनारे हैं जिनको आप क्या नाम देंगे बताएं? यह जो है आपकी क्या है? सिनर्जिड। ये सिनर्जिड कोशिकाएं। तो यहां देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में जो पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी वह एंट्री किसी भी मीडियम से यहां अंदर आ रही है, तो 2 जगह पॉलन ट्यूब के जो गैमीट्स हैं वह फ्यूज करेंगे। मान लीजिए ये एंट्री है पॉलन ट्यूब की, तो इनमें से जो पॉलन ट्यूब आ रहा है वो यहां एंट्री होगा, एक गैमीट यहां चला जाएगा, और एक जो मेल गैमीट है वो क्या होगा? यहां चला जाएगा। यानी पॉलन ट्यूब में 2 गैमीट होंगे मेल के, एक गैमीट दोस्तों यहां फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई जिसे आप क्या नाम देते हैं? ध्रुवीय या
केंद्रकीय सेल जो है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ेगा। तो दोस्तों पोलर क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि दो तो न्यूक्लियस इसके पास था ही, एक यहां से मेल के रूप में आ गया तो ये हो गया कितना, 3 न्यूक्लियाई हो गए अंदर। इस वजह से 2n कंडीशन से इसकी कंडीशन हो गई 3। इसी को दोस्तों ट्रिपल संलयन, ट्रिपल या ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल संलयन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से हम जानते हैं। दूसरा यहां जो एग है दोस्तों, इस पूरे स्ट्रक्चर को एग और सिनर्जिड के कॉम्बिनेशन को एग ऑपरेटस कहते हैं। यह भी आपसे चर्चा हो चुकी थी। तो जो एग वाला पोर्शन है उससे एक जो मेल न्यूक्लियस है, जैसा मैंने यहां दिखा रखा है दोस्तों, वह क्या करेगा, यहां आकर के जुड़ जाएगा या फ्यूज कर जाएगा। तो दोस्तों यहां n कंडीशन तो थी ही, एक n और आ गया तो n प्लस n 2n कंडीशन बन गया। यह बन जाता है फ्यूजन के बाद मेरे दोस्तों युग्मनज, जिसे आप जाइगोट कहते हैं। क्या बन जाएगा, एक जो है बन जाएगा जाइगोट, जो कि 2n कंडीशन में पाया जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मेरे दोस्तों एक बार एग सेल्स के साथ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ 2 बार हो रहा है। यही वजह है कि यहां द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की बात की जाती है। तो 2 चीजें यहां क्लियर कर लीजिएगा। पहली बात ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, और डबल जो फर्टिलाइजेशन है उसका क्या मतलब है, क्योंकि बार बार आपसे पूछा जा रहा है। 2 बार न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है मेल का 2 जगह, तो इस वजह से डबल फर्टिलाइजेशन कहला रहा है। दूसरी चीज यहां कि यहां जो n कंडीशन 2n कंडीशन थी उसमें n आकर के एक और जुड़ गया, 3n बन गया, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दोनों कंडीशंस आपको यहां दिखाई देगी। अब थोड़ा सा टेक्स्ट वाले मटेरियल में देखते हैं। देखिए दिया है नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद क्रमशः नर और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, यानी गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। अब नर युग्मक जो होगा मादा युग्मक के पास पहुंचता है, उसके साथ संयुक्त हो जाता है। संयुक्त का मतलब फर्टिलाइज कर देना। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने यहां बताया। अब देखिएगा आवृत बीजी पौधों में परागकण नर युग्मकोद्भिद है, यानी परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। परागकण यानी पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यह बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। वाह्य दल हुआ, पुरंद हुआ, द्वितीय केंद्रक हुआ, है ना। द्वितीय केंद्रक यही पोलर न्यूक्लियाई है। मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं पूरे को। प्रतिध्वनि कोशिकाएं हैं, बीजांड काय है ये पूरा, जिसे आप न्यूसिलस कहते हैं। अंडाशय कहलाता है वो पूरा, वेस्प कहलाता है इधर, पराग नलिका है, वर्तिका है। ये नाम जो है आपके दिमाग पे होने चाहिए कि कहाँ कौन सा पोर्शन है। अब दोस्तों इसमें आप अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें तो आपको वही बातें मिलेगी जो हमने अभी आपको समझाया। क्या ध्यान दीजिएगा, क्या मिला आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां दिया गया है द्विनिषेचन तथा ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन या ट्रिपल संलयन, हमने उसी को लिखा था दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या मैटर है। देखिएगा दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, दोनों नर केंद्रकों में से एक अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तथा दूसरा केंद्रक ध्रुवध्रुवी केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। अभी मेरे दोस्तों आपको हमने बताया कि जो ही पॉलन ट्यूब आएगी उसमें एक आगे की तरफ दूसरा पीछे की तरफ न्यूक्लियाई होगा, और जब
इस पोर्शन में एंट्री कर रहा है तो एक जो है ये पोलर न्यूक्लियाई जो है जिसमें 2n कंडीशन पाई जा रही है उसके साथ फ्यूज कर जा रहा है, और दूसरा यहां पाया जाने वाला जो एग है अंड कोशिका जिसे आप कह रहे हैं जो n कंडीशन में था उससे फ्यूज कर जा रहा है। ये दोनों n कंडीशन में हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब ये वाला यहां फ्यूज करता है यानी पोलर से मेल गैमीट पहला पोलर से फ्यूज कर रहा है तो 2n कंडीशन प्लस n बना करके क्या हो जाता है 3n, और इसी को कहते हैं क्या ट्रिपल संयोजन या ट्रिपल संलयन या ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा जो न्यूक्लियाई आकर के एग से फ्यूज कर रहा है तो इसी को दोस्तों आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आप फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि एग जो है फर्टिलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन एक बार यहाँ दूसरी बार यहाँ हो रहा है, इसी वजह से इस घटना को क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन, या हिंदी होती है क्या द्विनिषेचन। क्या द्विनिषेचन, द्विनिषेचन। तो ये चीज आपको यहां ध्यान देनी है दोस्तों। आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखें, द्विनिषेचन और ट्रिपल संलयन कहलाती है। आवृत बीजी पौधों का एक लाक्षणिक गुण है, मतलब आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं उनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप विशेष प्रकार के उत्पाद भ्रूणपोष बनते हैं, यानी जो ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ है मेरे दोस्तों, इससे निर्माण क्या होगा भ्रूणपोष। इसी को आप कहते हैं क्या एम्ब्रियो सैक, क्या कहेंगे एम्ब्रियो सैक। लेकिन जो एग फर्टिलाइज हुआ है वह मेरे दोस्तों जाइगोट बनाएगा, जिसको आप युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज जाकर के आगे क्या बनाएगा भ्रूण या एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो डेवलप करके फिर आगे सीड की कंडीशन में फिर आगे बढ़ेगा। देखिए, बिना द्विनिषेचन अथवा केवल एक निषेचन होने से भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो पाता, अतः बीज अस्वस्थ रहते हैं और इसमें जीवन की क्षमता नहीं पाई जाती। यानी ऐसे सीड जो कि न्यूट्रिशन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन देना डेवलपिंग जो एग है उसको या भ्रूण है उसको, तो जब वो न्यूट्रिशन नहीं पाते हैं तो उनका विकास बहुत अल्प हो पाता है, बहुत थोड़ी मात्रा में मेरे दोस्तों हो पाता है, कि जिसका यह रीज़न आपके सामने आएगा कि जो सीड होंगे अस्वस्थ होंगे और उनमें जीवन की क्षमता नहीं होगी। यानी अगर आप फदर से ये चाहें कि उनकी बुआई हो और उनसे नया प्लांट हो तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिए। अगले पोर्शन में दिया है ओ स्पोर के बारे में। थोड़ा सा ओ स्पोर यहां देखते हैं क्या है। ओ स्पोर भ्रूण का परिवर्धन या निषक्तांड में विभाजनों का क्रम लगभग सभी आवृत पौधों में प्रारंभिक रूप से एक जैसा होता है, फिर बाद में अवस्थाओं में काफी अंतर होता है। यही कारण होता है कि परिपक्व भ्रूण के स्वरूप में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने यहां बताई, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जो निषक्तांड या इसी को आप कह रहे हैं ओ स्पोर, इनमें जो है यानी जाइगोट के बाद जो कंडीशन बन रही है ओ स्पोर की, उनमें डिवीजन जो होता है स्टार्टिंग में तो सब में समान होता है जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ डिवीजन के बाद जो है यह समानता नहीं रह जाती। जिसका रीजन यह होता है दोस्तों उनका जो है
आकार वगैरह बदलने लगता है। यही देखिए दिया है, परिपक्व भ्रूण के स्वरूप में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, यानी उसी की वजह से ढेर सारी भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें दो प्रकार के भ्रूणों की एम्ब्रियोज की चर्चा है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का निर्माण होता है। इसी को आप क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री, या आप कहते हैं क्या, एक बीज पत्री। ध्यान दीजिएगा, इसको दोस्तों कहते हैं डाई काट, इसको दोस्तों कहते हैं मोनोकाट। ठीक है, ये डाई काट है और ये मोनोकाट है। तो डाई काट और मोनोकाट दो अलग अलग स्ट्रक्चर आप देखेंगे, या कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट देखेंगे कि वैरायटी डेवलप कर जाती है। अब थोड़ा सा डाई काट और मोनोकाट को भी यहां समझते चलेंगे। देखिए, डाई काट की दो पहचान आपको मैं बता दे रहा हूं, उसको रखेंगे तो आप पहचान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम डाई काट को देखें, डाई काट की जो पत्तियां होती हैं, थोड़ा सा उनको देखिए दोस्तों, उनमें जो ये वेन्स फैली होती हैं, जिसे आप हिंदी में सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास, जिसे आप सिरा विन्यास कहते हैं। ये जो फैला हुआ है सिरा विन्यास, है ना, यह सिरा विन्यास कैसा होता है? जालिकावत। यानी मेरे दोस्तों, अगर आप पत्तियों को ध्यान से देखें तो पत्तियां आपको जाली के समान नेटवर्क ऐसे अंदर अपने बनाए हुए दिखाई देंगी। इसी को, इस तरह के वेनेशन को क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो अगर किसी पत्ती में इस तरह की कंडीशन है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है, तो क्या होगा? डाई काट होगा। एक पहचान। दूसरी पहचान देख लीजिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे उसके सीड को, तो सीड में दोस्तों दो भागों में डिवीजन की क्षमता होती है, यानी दो भाग में सीड डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप मटर देख लीजिए, पी, है ना, तो दो भाग जो होते हैं, हर एक भाग को आप क्या कहते हैं? कॉटिलिडॉन, है ना। दो भागों में कॉटिलिडॉन में दो बट जाता है, इस वजह से आप क्या कहेंगे? इसको डाई काट कहेंगे। तो यानी अगर हम सीड देखें, सीड दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, ऑटोमेटिक या बटा हुआ है, तो वो भी क्या होगा? डाई काट होगा। इसको कहीं दोस्तों आप नोट कर लें ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ जाएं। चलिए दोस्तों देखें, अगर हम बात करें वहीं मोनोकॉट को, थोड़ा समझते हैं कि मोनोकॉट की कंडीशन क्या होगी। मोनोकॉट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोनोकॉट या एक बीज पत्री जो होगा, उसमें जो पत्तियां पाई जाएंगी, उनमें जो वेनेशन होगा दोस्तों, वह पैरेलल वेनेशन होगा, जिसे आप समांतर शिरा विन्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर शिरा विन्यास। साथ ही साथ इनका जो सीड होगा वह दो भागों में नहीं बटेगा मेरे दोस्तों, सिंगल भाग ही होगा, एक ही कॉटिलिडॉन होगा। तो कॉटिलिडॉन एक हो और वेनेशन समांतर या पैरेलल हो, तो इस तरह की जो कंडीशन आएगी पत्तियों या सीड को देखने के बाद, आप बता सकते हैं कि यह क्या है? एक बीजपत्री है। जैसे आप देखिए दोस्तों, शुगर केन या गन्ना वाला जो पौधा होता है वह पैरेलल वेनेशन रखता है, गेहूं वाला जो पौधा है पैरेलल वेनेशन रखता है, धान का पौधा पैरेलल वेनेशन या समांतर जो है शिरा विन्यास रखता है, और सीड में देखेंगे तो उसके दो भाग नहीं होते। तो ये क्या है? ये एक मोनोकॉट प्लांट। आए बात समझ में? वहीं डाई काट की अगर आप बात करेंगे, तो जो डाई काट पौधे हैं उनमें कॉटिलिडॉन दो भागों में बढ़ जाएंगे मेरे दोस्तों, और जो शिरा विन्यास है वो कैसा होगा? रेटिकुलेट या जालिकावत। उम्मीद है मेरे दोस्तों यह पोर्शन भी आपको क्लियरिफाई होगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण पोष का परिवर्धन एंजियोस्पर्म में भ्रूण पोष प्रायः ट्रिपल फ्यूजन से होता है। ऐसे भी जिसमें भ्रूण होता है उसे भ्रूणपोषी अथवा अभ्रूणपोषी कहते हैं। यानी अगर मेरे दोस्तों
एंडोस्पर्म बन रहा है, भ्रूणपोष बन रहा है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को कहेंगे भ्रूणपोषी सीड के बेसिस पे, है ना। और अगर नहीं बन रहा है, एब्सेंट है, तो इसको क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी नाम देंगे। तो उम्मीद है यह आपका क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा यहां देखें, देखिए दोस्तों, परिवर्धन के आधार पर आवृतबीजी पौधों में भ्रूण 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय, जब भित्तियों का निर्माण नहीं होता तो उसे न्यूक्लियर कहते हैं। कोशिकीय, जब केंद्रक के विभाजन के साथ कोशिका भित्तियां बनती रहती हैं तो इसको क्या कहेंगे? सेलुलर। और यहां देखिए हैलोबियल दिया है तीसरा, केवल केंद्रक एक बार बने, प्रथम बार बने, तो इस घटना को क्या कहेंगे? भित्ति निर्माण हो। तो इस तरह के जो बनेगा भ्रूणपोष, वह क्या कहलाएगा? हैलोबियल कहलाएगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए, बात है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष की, जिसे आप कहते हैं एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो एंडोस्पर्म है इन्होंने कहा 3 तरह का होगा। पहला जो इन्होंने नाम दिया है, ध्यान दीजिएगा, पहला है क्या? आपका पहला है केंद्रकीय, दूसरा है कोशिकीय, तीसरा है हैलोबियल। थोड़ा सा यहां देखिएगा, अगर केंद्रकीय है तो इसे आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियर। कोशिकीय है तो कहेंगे सेलुलर, और हैलोबियल को हैलोबियल ही कहते हैं, तो ये हो गया हैलोबियल। ये 3 तरह के दोस्तों आपको भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म मिलेंगे। अब थोड़ा सा इनको यहां क्लियर किया गया है, जिसको आप समझ लीजिए। अगर भ्रूणपोष बन रहा है और उसमें जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये न्यूक्लियस है दोस्तों जो मैं बना रहा हूं, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, डिवीजन के साथ ही इसके चारों तरफ क्या हो? कोई वाल या भित्ति ना बने और बीच में थोड़ा सा खाली स्थान पाया जाए, तो इस तरह का जो भ्रूणपोष या कह दें एंडोस्पर्म बनेगा, उसको केंद्रकीय कहेंगे। बात समझ में आए होंगे? फिर से देख लीजिए, न्यूक्लियर में बीच में स्पेस होगा, न्यूक्लियस ढेर सारे किनारे डिवाइड हो रहे हैं और उनके किनारे कोई भित्ति नहीं बन रही है, वाल नहीं बन रही। अब बात करेंगे कोशिकी की, सेलुलर की। तो सेलुलर में दोस्तों जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होगा ढेर सारा, तो हर न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक वाल बन जाएगी। देखिएगा ध्यान से, इस तरह की कंडीशन से हर एक न्यूक्लियस अलग अलग सेल के रूप में दिखाई देने लगेगा। इसी के बेस पे क्या कहते हैं? इसको कोशिकीय एंडोस्पर्म कहें। लेकिन जब आप हैलोबियल में आएंगे दोस्तों, तो हैलोबियल में दोनों तरह के कॉम्बिनेशन यहां मिलने लगते हैं। होता क्या है, जब पहला न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसके सराउंडिंग वाल तो बन जाएगी, लेकिन शेष जो न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे होंगे उसके सराउंडिंग वाल नहीं बनेगी, यानी केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों की क्वालिटी इसमें पाई जाएगी। इसी कंडीशन को आप यहां क्या कह रहे हैं? हैलोबियल टाइप का कह रहे हैं। तो ये आप चाहे तो डायग्राम आप अपने क्वेश्चन बैंक में या कॉपी में कहीं आप इसको बना सकते हैं समझने के लिए। कोई दिक्कत है दोस्तों, आप कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन आपको उसी लेते दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वायरीज पूछें, अपने क्वेश्चंस पूछें, हम उसको आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्विनिषेचन के बाद भ्रूण तथा भ्रूणपोष के परिवर्धन के साथ साथ अंडाशय
तथा संबद्ध अन्य भागों में अनेक प्रकार के परिवर्धन और रूपांतरण से पुष्प के स्थान पर अंडाशय या फल और इनके अंदर बीजांड से बीज का निर्माण होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? द्विनिषेचन के बाद भ्रूण तथा भ्रूणपोष के परिवर्धन हो रहे होते हैं। अब देखिएगा, परिवर्धन के साथ साथ अंडाशय तथा संबद्ध अन्य भागों से अनेक प्रकार का परिवर्तन हो रहा होता है। अंडाशय से क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, अंडाशय जिसे आप ओयूल कहते हैं, इसी से दोस्तों फल बनता है। ठीक है, और जो बीजांड हैं उनसे क्या बन रहा है? उनसे मेरे दोस्तों सीड या बीज बन रहा है। ठीक, तो ये दो स्ट्रक्चर किनसे कौन बन रहा है, उनका विकास यहां आपको दोस्तों समझाया या दिखाया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिए और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन क्या है? देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक टर्म है यहां पे आपके लिए, देखें क्या है दोस्तों। दिया है बीजांड का है तो प्रायः भ्रूणपोष के परिवर्धन के साथ साथ लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो बीजांड काय यानी क्या है? देखिएगा, बीजांड काय, इसी को दोस्तों आप क्या कहते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है, जैसे जैसे विकास होता रहता है दोस्तों, यह क्या करता है, धीरे धीरे जो है विकास के साथ ही इनकी मात्रा कम होने लगती है और एक ऐसा टाइम होता है कि टोटली क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, कभी कभी परिपक्व बीज में यह भ्रूणपोष चारों ओर से एक पतली परत के रूप में बना लेता है, जिसे आप पेरिस्पर्म नाम देते हैं। यानी यही थोड़ी मात्रा में बचा रह जाता है, जो क्या करता है? भ्रूण जो पोष है, जो भ्रूणपोष है मेरे दोस्तों, जो भ्रूणपोष है वह चारों ओर एक पतली परत के रूप में रह जाता है। ठीक है, एक पतली परत, पतली परत के रूप में रह जाता है। अब यही पतली परत जो रह जाती है, उसी को हम यहां नाम क्या देते हैं? इसी को हम नाम यहां देते हैं मेरे दोस्तों पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म आपसे कई बार पूछा गया है कि पेरिस्पर्म क्या है, तो इसी को दोस्तों आप नाम क्या देते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। अब देखिए आगे दिया है, फल सामान्यतः एक परिपक्व अंडाशय ही है। यानी मेच्योर जो अंडाशय है या ओवरी है वही फल है। जैसा कि अभी आप पिछले भी देखे हैं, अंडाशय की भित्तियां परिपक्व या मैच्योरेशन पर फल भित्ति या पेरिकार्प बनाती हैं। यानी जो उसकी भित्तियां हैं वह पेरिकार्प का नाम के या फल भित्ति की बेसिस पे जानी जाती हैं। किसकी फल भित्ति भाई? अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय की जो भित्ति है मेरे दोस्तों, यह अंडाशय की जो भित्ति है यह मैच्योर होने के बाद क्या करती है? मैच्योर होने के बाद क्या करती है? पेरिकार्प या फल भित्ति, पेरिकार्प या फल भित्ति फल भित्ति का क्या करती है? निर्माण करती है, पेरिकार्प का निर्माण करती है। आगे देखिएगा, कुछ पौधों के फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प या इससे संबंधित अन्य भागों को सम्मिलित होने से बनते हैं। ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ कि असत्य या फाल्स फ्रूट है क्या। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है?
कुछ ऐसे फल होते हैं, ऐसे फल होंगे भाई जिनका कि निर्माण कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, फल अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से, है ना, अन्य किसी भाग से डेवलप करते हैं। देखिएगा दिया है, अन्य भागों से सम्मिलित होने से बनते हैं। अन्य भाग का मतलब इंटीग्यूमेंट वाला अध्यावरण जिसे आप कहते हैं, उस वाले पोर्शन से या अदर कोई निभाग वगैरह पोर्शन से, उनके जुड़ने से अगर जो है फल बनता है तो इस तरह के फल को हम क्या, असत्य फल, असत्य फल या फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट के बेस पे जानते हैं, आप फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉल्स फ्रूट आपसे पूछा जाता है असत्य फल, या कभी कभी कूट फल के रूप में भी पूछा जाता है कि कूट फल किसे कहते हैं। जैसा कि एप्पल या सेब में आप देखते हैं, कूट फल है क्या, अगर जो है फल अंडाशय वाले पोर्शन से विकसित न हो, उसके साथ किसी अन्य अतिरिक्त भाग से जैसे इंटीग्यूमेंट आदि से डेवलप कर जाए, तो यह कंडीशन जो होगी फल के डेवलपमेंट की, वह असत्य फल कहलाएगी। क्योंकि डेवलप करना था अंडाशय से, और अंडाशय से डेवलप ना करके मेरे दोस्तों अतिरिक्त किसी भाग से डेवलप कर रही है, इस वजह से यह क्या हो जाएगी, इसी को आप असत्य फल या फॉल्स आप नाम देंगे, फॉल्स फ्रूट का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लें। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चले दोस्तों, अगला जो पोर्शन है आपका वो यहां क्लियर होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगले सेक्शन में फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।